और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर रहना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार दूसरे दिन केदारनाथ धाम में आस्था के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने शंकराचार्य के समाधि स्थल पर जाकर पूजा की, साथ ही राहुल ने मंदिर परिसर में भक्तों से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में कई श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा। इसके अलावा राहुल ने कुछ युवाओं के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। राहुल गांधी की ये यात्रा पूरी तरह से निजी रही। रविवार को उन्होंने केदारनाथ में दर्शनों के बाद वहां मौजूद कई लोगों को अपने हाथों से चाय भी दी थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कार्यक्रम के दौरान भावुक हुआ है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। दरअसल जब एक महिला लाडली बहन योजना के तहत हर महीने मिलने वाले पैसों का जिक्र कर रही थी तो ये महिला भावुक हुई। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की आंखें भी नम हो गईं। फिर उन्होंने इस महिला को गले लगाकर चुप करवाया। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और एआईएडीएमके नेता डी जयकुमार का चेन्नई की सड़क पर बैलगाड़ी दौड़ाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस दौरान जयकुमार ने राज्य की मौजूदा डीएमके सरकार को घेरा और तेल सब्सिडी देने का चुनावी वादा पूरा करने की मांग की। यूपी के प्रयागराज में 7 समंदर पार से आए बेजुबान विदेशी मेहमानों ने संगम के तट की खूबसूरती बढ़ा दी। दरअसल ये साइबेरियन पक्षी हैं जिनके आने से यहाँ का नजारा और खिल गया है। ये पक्षी यहाँ आ रहे पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। कहीं ये पक्षी पानी में अटखेलियां करते दिख रहे हैं तो कहीं ये नाव पर मस्ती करते दिख जाते हैं। श्रीलंका के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। दरअसल वो वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान इस तरह अजीबोगरीब तरीके से आउट दिए गए। हुआ ये कि 25वें ओवर में समर विक्रमा के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर उतरे। वो गेंद खेलने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि तभी उन्होंने हेलमेट को टाइट करने के लिए क्लिप को खींचा, तभी वो टूट गई। उन्होंने फौरन अपने डग आउट से नया हेलमेट मंगवाया। इस बीच बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन ने आउट करने की अपील कर दी। नियम के अनुसार मैथ्यूज को 2 मिनट के अंदर क्रीज पर पहुंचना था और 3 मिनट के अंदर गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहना था, लेकिन वो बिना गेंद खेले ही आउट हो गए। वहीं इस घटना के बाद क्रिकेट में खेल भावना को लेकर नई बहस छिड़ गई। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली एनसीआर के बेलगाम प्रदूषण से जुड़ी है। तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली की आबोहवा गंभीर श्रेणी में जा चुकी है। अंदेशा है कि आने वाले दिनों में हालात और खराब होंगे। इसकी एक बड़ी वजह पराली है। पाबंदी के बावजूद पंजाब में किसान पराली जला रहे हैं और उसका धुआं दिल्ली में दम घोट रहा है। पंजाब में सरकार का दावा है कि पराली की समस्या दूर करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन गुड न्यूज टुडे की टीम ने देखा कि हकीकत में उनका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या के मामले में ये लापरवाही खतरनाक है, लिहाजा इसे लेकर हॉर्न बजाना भी जरूरी है। जब सर्दियों की शुरुआत होती है, नजर दिल्ली के पड़ोसी राज्य खासकर पंजाब पर होती है, क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण का कनेक्शन वहां जलने वाली पराली से है। दिल्ली में आलम यह है कि हवा की गुणवत्ता यानी AQI 500 के करीब है। वहीं सूरत हाल ये है कि पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला रुक नहीं रहा। पिछले 8 दिनों में पराली जलाने के करीब 14,000 मामले दर्ज किए गए हैं। 5 नवंबर को तो रिकॉर्ड ही बन गया जब पराली जलाने के करीब 3,000 मामले सामने आए। हैरत की बात नहीं कि इस धुएं की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने अपने लेवल पर इस बात के इंतजाम किए हैं कि खेतों में पराली न जले। सरकार की कोशिश है कि किसान खेतों में पराली के गट्ठर बनाने वाली मशीनों का इस्तेमाल करें, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर किसानों के लिए ये मशीन बेकार है और अभी भी बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है। ये समस्या जानलेवा प्रदूषण से जुड़ी है, इसलिए जरूरी है कि इस पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। प्रदूषण के बावजूद पंजाब में पराली कैसे जल रही है और सरकारी इंतजाम क्यों बेअसर है,
इसे समझने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम पंजाब के रूपनगर में खेतों तक पहुंची। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब में पराली न जले, इसके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया और उसका क्या असर है। 2022 में पंजाब सरकार ने 1,17,000 CRM यानी पराली काटने वाली मशीनों के इस्तेमाल का दावा किया। 2023 में 20,000 और मशीनें लाने की योजना थी, लेकिन अंदाजा है कि इनमें करीब 90% मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इन मशीनों में डीजल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। खर्चा ज्यादा होने से किसानों ने मशीनों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसानों के मुताबिक ये मशीनें खेत से पराली हटाने में पूरी तरह कारगर भी नहीं है। इस खेत में अगर देखें तो हमें कई जगहों पर पराली यहाँ पर दबी हुई जमीन पे देख सकते हैं। अब किसान जब इस खेत को जोतेगा तो जो बीज हैं वो अच्छी तरह से अंकुरित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो पराली है उसकी गांठें, उसकी जड़ें हैं अभी भी खेत पर मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में किसान आखिर अपनी फील्ड को, अपने खेत को कैसे साफ करेगा। ये जो बेलर की मशीन सरकार आपको दे रही है, इसकी क्या कमियां हैं बताइए। ये क्या सारी पराली का गांठ बांध लेती है? ਇਹ 100% ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ % ਥੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो जो पराली रह जाती है उसका आप क्या करते हैं? ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। अच्छा, ये जो बेलर आप बना रहे हैं, मशीन आ रही है, पहले ये बताइए कि मशीन वाला आपसे कितना चार्ज करता है? इस बार तो फ्री है। अच्छा, पहले पैसे लेते थे। अच्छा। तो नहीं, जो बेलर आपके खेत से बन गया वो आगे बिक रहा है, क्या हो रहा है उसका? वो बेच रहा है आगे ले जाकर। कौन बेच रहा है? जो बेलर वाला है। मतलब आपको कोई पैसा नहीं मिलता? नहीं। सरकार का दावा है कि पराली हटाने वाली मशीनों का पूरे राज्य में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि खेतों में ये मशीनें बहुत कम हैं और इनका प्रयोग बढ़ाने के लिए कोई खास प्रोत्साहन भी नहीं है। बेशक खेतों में आपको पराली के गट्ठर नजर आएंगे, लेकिन साथ ही जली हुई पराली भी दिखेगी। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए मुसीबत बन चुका पराली से पैदा हुआ धुआं अब पंजाब के लोगों के लिए भी मुसीबत बन रहा है। लेकिन इस बीच सरकार इन सीटू प्रबंधन के प्रयास कर रही है। हम मौजूद हैं मोरिंडा में, देख सकते हैं वहां पर एक बेलर नामक मशीन इस वक्त पराली की किस तरह से गांठें बना रही है। आप देखिए, ट्रैक्टर इस मशीन को धकेल रहा है और ये जो बेलर मशीन है खेत की मेड़ के ऊपर रखी गई काटी हुई पराली को इकट्ठा करके इस मशीन के अंदर धकेल रहा है और मशीन के भीतर ही एक डोरी लगी हुई है और इसकी मशीन के भीतर ही बाकायदा गांठ बनाने का एक यंत्र लगा हुआ है जो पूरी तरह से इस पराली को गांठ बांधकर बाहर धकेल रहा है। सरकार का मैनेजमेंट अपनी जगह है और किसानों की मजबूरी अपनी जगह। जाहिर है इन दोनों के बीच कोई रास्ता निकालने की ठोस पहल नहीं हुई है। क्या मजबूरी है आपकी जो ये खेत के कोनों में और ये आपको जलानी पड़ रही है? हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं देता। हमको मशीनरी चाहिए, बेलर चाहिए, प्लाव चाहिए, वो नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। पर सरकार बोल रही है हमने 1 लाख से ज्यादा मशीनें खरीद ली, और वो मशीनें आपने कभी देखी हैं? तो दिख रही है यहाँ कोई मशीन? यहाँ 10, 12, 15 पिंड में सिर्फ 2 मशीन है। अच्छा, वो कैसे काम करेगी? मशीनों से पराली के गट्ठर बनाना इकलौता तरीका नहीं है। प्रदूषण रोकने के लिए बायोडिकम्पोजर का भी इस्तेमाल हो सकता है। हैरत की बात है कि पंजाब के किसानों को इस तरीके की जानकारी तक नहीं है। पूसा बायोडिकम्पोजर करके एक स्प्रे बनाई थी सरकार ने, दिल्ली में तो सरकार स्प्रे कर रही है। आपके पास इसको लेके कोई ऑफिसर आया था, सजेस्ट किया था आपको कि भाई आप भी पराली को खत्म करने के लिए स्प्रे करो? नहीं, साडे पिंड कोई नहीं आया, किसी ने ना सानू दस्या, ना सोसाइटी च आई साडे दवाई है। पंजाब सरकार लाख दावे करे कि किसान अब पराली नहीं जला रहे हैं, लेकिन अब भी कई जगहों पर छिटपुट रूप में पराली जलाने का जो काम है लगातार जारी है। इस वक्त हम लोग मोरिंडा में मौजूद हैं, देख सकते हैं एक तरफ जहां मशीनों का इस्तेमाल करते हुए पराली से बेलर तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं किसी न किसी रूप में किसान अभी भी पराली जला रहे हैं। कुल मिलाकर पंजाब से उठता हुआ धुआं अब दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में स्मॉग बन रहा है। पंजाब के खेतों में जब तक पराली जलती रहेगी प्रदूषण पर कंट्रोल मुश्किल है, और हालात ऐसे रहे तो दिल्ली एनसीआर में साफ हवा नामुमकिन है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर ठोस कदम उठाया जाए, जरूरी है कि हॉर्न बजाया जाए। रूपनगर से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक पराली
काट कर उसका गट्ठर बनाने वाली ज्यादातर मशीनें काम नहीं कर रही। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग की दलील है कि पराली की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। बेसिकली किसान पराली जलाना नहीं चाहता, उसकी मजबूरी, उसको अल्टरनेटिव नहीं दिया गया। सो हम तमाम तरीके से अल्टरनेटिव भी दे रहे हैं उसको ताकि वो इसकी इनकम बने, और साथ साथ में हमने 80% पे पराली मैनेजमेंट के सीडर जो मशीन्स हैं वो किसानों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं, जहां किसान अपनी पराली मैनेजमेंट के लिए वो मशीन यूज कर सकता है। सो काफी सारे प्रयास हो रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, ये समस्या, किसी भी समस्या, बड़ी समस्या को हल करने में समय तो लगता है, लेकिन मान साहब की सरकार के जो इनिशिएटिव है, डेफिनेटली आने वाले समय में पराली जलाने के केसेस में गिरावट भी आएगी और किसानों को अल्टरनेटिव मिलेगा कि वो पराली जलाए ना, इवन इससे उसको इनकम हो सकती है। यहाँ सवाल है कि पराली की समस्या दूर करने के लिए क्या मशीनों का इस्तेमाल काफी है? सुनिए क्या कहना है कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का। मशीनों पे मशीनें जो हम दे रहे हैं, दैट इज नॉट द आंसर। वो आंसर इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमें ये जानना है कि आज पंजाब में 1,37,000 मशीनें आज खड़ी हो गई हैं, जिनका उपयोग सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए होता है, और वो सारे साल खेत में पड़ी हैं मशीनें। इनफैक्ट इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में पंजाब विल बिकम ए जंक यार्ड फॉर मशीन। तो अगर एक प्रॉब्लम को हम एड्रेस करने के लिए एक और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने होलिस्टिकली प्रयास नहीं किया कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। भूकंप से फिर दहली दिल्ली, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमएलए जसवंत माजरा को ईडी ने किया गिरफ्तार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। ईडी के समन के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ एक बैठक की। बताया गया कि इस दौरान सभी विधायकों ने सीएम से गिरफ्तार होने पर भी जेल से ही सरकार चलाने की गुजारिश की। साथ ही केजरीवाल से अपने पद से इस्तीफा न देने की अपील की। त्योहारों में महंगाई कम करने के मकसद से केंद्र सरकार अब 27 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से देश भर में आटा बेचेगी। इसका नाम भारत आटा रखा गया है। इसकी शुरुआत केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के कर्तव्य पथ से की। इस दौरान उन्होंने 130 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली एनसीआर के लिए रवाना किया। ये भारत आटा 10 किलो और 30 किलो के पैकेट में मिलेगा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इन झटकों के बाद लोगों में हड़कंप मच गया और वो तुरंत घरों से बाहर निकल आए। बताया गया कि इस भूकंप का केंद्र नेपाल में था। इसकी तीव्रता 5.6 मापी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएएस अधिकारी हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। वो इस पद पर काबिज होने वाले दलित समुदाय के पहले शख्स हैं। सामरिया फिलहाल सूचना आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। वो राजस्थान के भरतपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं और 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। त्योहारों से पहले दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। उसने ग्रुप बी और सी के 80,000 कर्मचारियों को 7,000 रुपए बतौर बोनस देने का ऐलान किया। इसके लिए सरकार करीब 56 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यूपी की योगी सरकार ने भी दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया। उसने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। अब उन्हें मूल वेतन का 46% बतौर महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं अस्थायी शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को 7,000 रुपए का बोनस दिया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह झाबुआ में आदिवासी समुदाय से जुड़ी संस्कृति में रंगे नजर आए। वो एक गाने पर झूमते दिखे। दिग्विजय यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली वाले प्रदूषण से परेशान हैं, पर प्रदूषण पर अलग ही सियासी घमासान है। एक और AQI का लेवल बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर सियासी दलों में जुबानी जंग तेज हो रही है। दिल्ली में फिर से ऑड इवन का फैसला हुआ है। बीजेपी ने फिर केजरीवाल सरकार को घेरा है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में पॉल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स खूब है। सांस लेना भले ही दूभर हो, लेकिन सियासत भरपूर है।
दिल्ली सरकार की सुनिए तो समस्या की जड़ में पड़ोसी राज्य है, लेकिन यहाँ भी हमला यूपी और खासकर हरियाणा पर है, जहाँ बीजेपी की सरकार है। एक जमाना था जब पंजाब की पराली केजरीवाल सरकार को परेशान करती थी, लेकिन जब से वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली से पंजाब दूर, बहुत दूर नजर आने लगा है। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। दिल्ली के सबसे करीब राज्य हरियाणा है, तो जरूरी है कि समीक्षा की जानी चाहिए कि 2014 से खट्टर सरकार ने प्रदूषण को लेकर हरियाणा में क्या स्टेप्स उठाए। पराली एक बहुत बड़ा कारण होता है दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन में, और पिछले 8 दिन में हमने देखा है कि पॉल्यूशन का स्तर निरंतर गिरा है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है पंजाब की पराली है। 17,000 मामले पूरे महीने के अंदर है, लेकिन 78% मामले पिछले 8 दिनों में, यानी 13,000 केसेस अकेले पंजाब की पराली के दिल्ली के अंदर आए हैं, जो धुआं दिल्ली में आया है। कल अकेले पंजाब में 3,230 मामले पराली के जलने के आए हैं। आप हरियाणा से कंपेयर करते हैं तो 150 मामले कल की डेट में सिर्फ पराली के हरियाणा से जले। आम आदमी पार्टी के निशाने पर हरियाणा है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री की सुनिए तो राज्य में पॉल्यूशन कंट्रोल में है। इंतजाम पूरे हैं कि किसान पराली नहीं जलाए। कहीं भी पराली जलती है, हवा के अंदर इधर से उधर जब हवा के झोंके चलते तो आती है, तो पंजाब का असर हरियाणा पर नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी है। जब पंजाब का असर दिल्ली में जा सकता है तो हरियाणा तो रास्ते में आता है। इसलिए इसका सामूहिक रूप से मिल बैठ करके कोई ना कोई सोल्यूशन देखने पड़ेंगे। सवाल है कि दिल्ली की आबोहवा इतनी खराब कैसे हुई? चिंता है कि पॉल्यूशन कम कैसे होगा? जवाब के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री से बात कीजिए तो वो ठीकरा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ते हैं। 3 सरकार दिल्ली के ऊपर नीचे आजू बाजू सब उनकी सरकार है। न यूपी में कुछ कर रहे हैं, न हरियाणा में कुछ कर रहे हैं, न केंद्र सरकार कुछ कर रही है। केंद्र सरकार के पास एक पत्र का जवाब देने का टाइम नहीं है। सवाल उठा रहे हैं, हर चीज में कुछ भी करो सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल ही उठाते रहो। पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण फैला हुआ है और पूरी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी है और सवाल उठा रही है बस। दिल्ली देश की राजधानी है, जाहिर है इसे लेकर सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या करें, समस्या पर सियासत भारी है। AQI 500 के पार है, लिहाजा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाई लेवल बैठक बुलाई। जबरदस्त मंथन हुआ और कई फैसले भी किए गए। एक बड़ा फैसला दिवाली के बाद ऑड इवन का है, यानी एक दिन सिर्फ ऐसी गाड़ियां चलेंगी जिनके नंबर के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 हो। दूसरे दिन ऐसी गाड़ियां चलेंगी जिनके नंबर 1, 3, 5, 7, 9 पर खत्म होते हों। ये नुस्खा पहले भी आजमाया जा चुका है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इससे फायदा नहीं होता। तो आगे दिवाली आने वाली है। दिवाली में दिल्ली में तो पटाखों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अभी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा में वहां प्रतिबंध नहीं लगा, और उसका परिणाम ये है कि अगर पटाखे चारों तरफ जलते हैं तो अगले दिन जो है ये प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ सकता है। उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि ऑड इवन जो है अगले दिन 13 तारीख से 20 तारीख तक जो है वो दिल्ली के अंदर लागू किया जाए। कहाँ है स्मोक टावर, कहाँ है एयर प्यूरिफायर, कहाँ है पानी का छिड़काव करने वाली मशीनें, कहाँ है आपकी 1832 टीमें जो प्रदूषण से लड़ने के लिए आपने बनाई थी? कुछ नहीं है। हर दिल्ली वाला आंखों में जलन और खांसी की शिकायत से त्रस्त है। हर दिल्ली का बच्चा सांस की बीमारी से त्रस्त हो रहा है, और उसके जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल आप है। 9 साल में आपने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। दिल्ली में हालात देखते हुए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में ट्रकों पर पाबंदी और हर तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लग गई है। 5वीं तक स्कूल बंद हैं। 6ठी से 11वीं तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी, यानी दिल्ली में एक तरह से मिनी लॉकडाउन है। पर क्या करें, ऐसे हालात में भी पॉल्यूशन का हल निकालने के बजाय सियासी हल्ला बोल है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में रौनक रही। सेंसेक्स 595 अंक चढ़कर 64,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 181 अंकों की उछाल रही। ये 19,412 पर पहुंच गया। बैंकिंग और मेटल के शेयरों में ज्यादा तेजी दिखी। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने के भाव गिरे, वहीं चांदी स्थिर बना हुआ है। सोने की कीमत में 50 रुपए की गिरावट आई है, यानी अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 61,750 रुपए हो गई है। वहीं दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत अभी भी 74,300 रुपए पर स्थिर है। दिवाली से पहले यूनिटेक ग्रुप के करीब 30,000 घर खरीदारों को बड़ी खुशखबरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के नए मैनेजमेंट को कंस्ट्रक्शन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इससे अब बरसों से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे इन हजारों बायर्स के फंसे फ्लैट्स मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यूनिटेक ग्रुप और उसकी सहायक कंपनियों पर घर खरीदारों के हजारों करोड़ रुपए का पैसा निर्माण के अलावा दूसरे कार्यों के लिए लगाने का आरोप है। इस मामले में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यूनिटेक का प्रबंधन अपने हाथ में लेने को कहा था। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यूं तो देश की रक्षा में तैनात हमारी तीनों सेनाएं मजबूत हैं, आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से ये बढ़ रही हैं, लेकिन बात अगर भारतीय नौसेना की करें तो इनकी चुनौतियां थोड़ी अलग हैं। लेकिन भारतीय नौसेना इनसे निपटने में सक्षम है। अथाह समंदर में देश की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना कैसे काम करती है, इसे समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता पारस दामा ने। समंदर में देश की हिफाजत को तैयार ये नौसेना के जवान हैं, पैनी नजर और आधुनिक हथियारों से लैस। गहरे समंदर में सफर करने वाले ये जवान हर पल मुस्तैद हैं। चुनौतियां चाहे कैसी भी हों, उनसे जीतने की तैयारी पूरी है। भारतीय नेवी के लिए समुद्र में हजारों चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों में से सबसे बड़ी चुनौती होती है इलीगल चीजें जो कि समुद्र के अंदर होती हैं, जिसको रोकने के लिए VBSS टीम जो है वो गठित की जाती है। ये टीम अलग अलग समुद्री बोटों पर जांच करती है, सीजर्स करती है। अगर कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जिससे नुकसान पहुंच सकता है, उस समय ये लोग पूरी तरीके से चौक चौबंद रहते हैं। पूरे नाव पर सर्च किया जाता है। ये देखिए किस तरीके से पूरे चाक चौबंद तरीके से पूरी बोट को सिक्योर किया गया है। अथाह पानी के बीच रहकर ये जवान कैसे करते हैं देश की हिफाजत, इन तस्वीरों से समझिए। चाहे समंदर में दुश्मनों से लोहा लेना हो या संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाना, ये अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। सबसे बड़ी चुनौती होती है उन नावों को इंटरसेप्ट करना जो कि उनके लिए खतरा बन सकती है। फास्ट इंटरसेप्टिंग बोट्स जो कि मछुआरों की नाव की तरह होती है, वो सबसे बड़ा थ्रेट होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तेज बोट्स होती हैं और इसको किस तरीके से इन बोटों को न्यूट्रलाइज करना है उसका प्रोटोकॉल भी भारतीय नेवी के पास है। भारतीय नेवी को अगर ये लगता है कि कोई छोटी बोट बहुत ज्यादा तेज तरीके से उनकी नाव की तरफ बढ़ रही है, तब वो वार्निंग शॉट्स करते हैं। सबसे पहला वार्निंग शॉट होता है लाल कलर का, उसके बाद येलो कलर का और उसके बाद एक शॉट हवा में फायर किया जाता है और उससे वार्निंग दी जाती है कि अगर आप नहीं रुके तो आपको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। युद्ध के हालात हों या मुश्किल में फंसे लोगों की जान बचाना, खतरों से खेलते हैं ये जवान और हर मुश्किल से पार पा जाते हैं, क्योंकि इनके पास न सिर्फ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जहाज और हथियार हैं, बल्कि ये कड़े प्रशिक्षण से भी गुजरते हैं। जब आप किसी नाव से चल रहे हैं, वॉरशिप से चल रहे हैं, उस समय सबसे बड़ा खतरा उस जहाज के लिए होता है सबमरीन, पनडुब्बियां। उन पनडुब्बियों को जानने के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसको सोनार सिस्टम कहा जाता है। भारतीय नेवी के हेलीकॉप्टर की मदद से उन सारे डिवाइसेस को पानी के आसपास घुमाया जाता है और उससे ये पता लगाया जाता है कि दुश्मन की पनडुब्बियां कहाँ है। बात चाहे अपनी रक्षा की हो या देश की हिफाजत की, तैयारी पूरी होती है हरदम।
गुड न्यूज टुडे की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आज की पेशकश में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से भारतीय नौसेना हर सिचुएशन को लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और तैयार है। भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत के पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत में आत्मनिर्भर भारत के तहत बन रहे भारतीय नौसेना के नए जंगी जहाज और भारतीय पनडुब्बियां। भारतीय नौसेना अब भारतीय सेनाओं में सबसे ज्यादा मजबूत सेना बनके सामने आ रही है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली की। देश की राजधानी में लगातार बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने गाड़ियों के लिए ऑड इवन का फॉर्मूला फिर से लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस फैसले के बारे में जानकारी दी। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में 13 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में ऑड इवन के हिसाब से गाड़ियां चलेंगी। इस फॉर्मूले के तहत जिन गाड़ियों के नंबर का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है वो इवन डे को चलेंगी, जबकि आखिर में 1, 3, 5 और 7 नंबर वाली गाड़ियां ऑड डे में चलेंगी। इस तरह से 13, 15, 17 और 19 नंबर वाली दिल्ली में ऑड नंबर वाली गाड़ियां ही चलेंगी, जबकि 14, 16, 18 और 20 नवंबर को इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। गोपाल राय ने बताया कि 13 नवंबर से 20 नवंबर तक के एक सप्ताह के ऑड इवन के बाद उस समय को जो प्रदूषण की स्थिति रहेगी उसकी समीक्षा करके आगे का फैसला लिया जाएगा। पहली बार साल 2016 में लागू किया गया ऑड इवन का फॉर्मूला चौथी बार दिल्ली में लागू किया जाएगा। 13 नवंबर से 20 नवंबर तक सभी स्कूलों में क्लास में पढ़ाई भी नहीं होगी। सिर्फ बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल आने की अनुमति होगी। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया है, जबकि कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालयों को ऑनलाइन क्लास लेने का विकल्प दिया गया है। इसके तहत केवल 10वीं और 12वीं के छात्रों को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है। गोपाल राय ने बताया कि सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने का फैसला दिवाली के बाद लिया जाएगा। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा ट्रकों समेत सभी कमर्शियल 4 पहिया वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली में प्रदूषण काबू में करने के लिए लागू नियमों के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी रोक लगी है। दिल्ली में गाड़ियों के लिए फिर से लागू होने जा रहे ऑड इवन सिस्टम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन का रूल लागू कर दिया। क्या इससे पॉल्यूशन कम होगा या दिक्कतें और बढ़ेंगी लोगों की? देखिए, कुछ ना कुछ तो मेजर्स लेने ही है, तो अच्छी बात है कि भाई वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो कोई नहीं, अब ऑड इवन लागू है तो वो भी फॉलो करेंगे। दिक्कत नहीं होगी आने जाने में? ऑफिस होगी तो सही, बट कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। ऑड इवन से इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ना है। इम्पैक्ट तो जो इंडस्ट्रीज हैं और उनसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ना है। ऑड इवन से इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लोगों की परेशानी बढ़ेगी, जो रोज ऑफिस जाते हैं वो दूसरी गाड़ी कहाँ से लाएंगे? आप क्या यूज करेंगे अब अपने आने जाने के लिए? हाँ, परेशानी तो होगी, लेकिन ऑल्टरनेट निकाले, पुलिंग करके ऑल्टरनेट पुलिंग है। मेट्रो से आना जाना कर पाएंगे? जिनके मेट्रो आसपास है उन्हें तो कन्वेंस है, बट जो दूर है जिनके लिए मेट्रो, जैसे फॉर मी, मैं ग्रेटर नोएडा से आता हूँ, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर उसमें पोलिंग ही ऑप्शन बचेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अचानक मुसीबत सर पे पड़ती है तब कुआं खोदने से आग नहीं बुझती। पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। इतने दिनों से अब जाके ये छोटे मोटे ये कॉस्मेटिक जो चेंजेस हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कर नहीं रहा। इलेक्शन में इधर से उधर भाग रहे हैं। अपने प्रदेश की जनता का कोई बेहाल हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। ऑड इवन लागू करने से मुश्किलें बढ़ेंगी जो लोग ऑफिस जाते हैं? देखिए, ये कॉस्मेटिक चेंजेस है, इससे तो मुसीबतें बढ़ेंगी। इनसे क्या सॉल्यूशन होगा? मुश्किलें तो बढ़ेंगी, सभी की बढ़ेंगी, मेरी भी बढ़ेंगी। आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड। बट समहाउ इफ द गवर्नमेंट थिंक्स के सोचती है अगर गवर्नमेंट के ठीक है ये स्टेप लेना चाहिए तो दैट इज़ बेटर। ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग एक दिन मेट्रो, एक दिन कार, एक दिन मेट्रो, एक दिन कार, या फिर कार पूल कर सकते हैं। वो तो गवर्नमेंट बहुत टाइम से ही कह रही है कि कार पूल करना है, तो दैट इज मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। चलिए, मान सकते हैं कुछ ना कुछ तो कम होगा। इवन 1% भी अगर कम कहीं करते हैं और हमारा कंट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन अगर उसमें है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। डेफिनेटली मुश्किलें भी बढ़ेंगी। प्रदूषण कम होगा?
आई डोंट फील सो, ऐसा तो नहीं है, लेके तो सभी जाएंगे गाड़ी जो डिस्टेंस प्लेसेस पे। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा बट नॉट मेजर, आई डोंट फील इट इज वेरी मेजर। कुछ नहीं मुश्किलें बढ़ती हुई, अगर मैडम ये सारी गाड़ियां बंद कर देना और 1 महीने के लिए और देश को बंद कर दें तो बढ़िया रहेगा। जो पोल्यूशन हो रहा है ये पोल्यूशन रुक नहीं रहा, ये पोल्यूशन इसलिए नहीं रुक रहा कि पराली की वजह से। ये जो पराली फूकते हैं, क्या आप इसके ऊपर लगाम नहीं लगा सकते? सरकार को ये रोकना चाहिए ना। तो आप फेवर में? हाँ बिल्कुल, मैं कहूँ दिल्ली बंद कर देनी चाहिए। एप्पल ने अपनी एक कर्मचारी पर की बड़ी कार्रवाई। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही सभी खबरों को जानने और समझने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले डिजिटल गली। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को एक और तोहफा दिया। उसने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया। इसके तहत व्हाट्सएप यूजर्स को वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। वो अब ईमेल से भी लॉगिन कर पाएंगे। हालांकि ये फीचर वैकल्पिक होगा, यानी मोबाइल नंबर और फिर ईमेल दोनों से इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब किसी दिक्कत के लिए एक्स को सीधे डीएम यानी संदेश भेज सकेंगे, यानी उनकी किसी तकनीकी और दूसरी समस्या का समाधान हो सके। हालांकि ये सुविधा सिर्फ उन्हीं यूजर्स को मिलेगी जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हो। खबर है कि एप्पल ने इजराइल हमास की लड़ाई के बीच यहूदी समुदाय के खिलाफ पोस्ट करने पर बड़ी कार्रवाई की। उसने जर्मनी की अपनी टेक्निकल एक्सपर्ट को नौकरी से निकाल दिया। आरोप है कि इस कर्मचारी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में यहूदियों को आतंकवादी बताया था। जैसे ही उनकी ये पोस्ट वायरल हुई तो कई लोगों ने उन पर कार्रवाई की मांग उठाई थी। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की एक और साजिश। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। इजराइल की सेना ने बड़ा दावा किया। उसका कहना है कि वो अब गाजा को 2 हिस्सों में बांट चुकी है। इजराइल के मुताबिक उसका बड़ा ऑपरेशन उत्तरी गाजा में चल रहा है, जहां हमास पर हमले जारी हैं। वहीं उसने ये भी बताया कि दक्षिणी गाजा में वो घायलों की मदद भी कर रहा है, लेकिन हमास के लड़ाके मिलने पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उधर इसी जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तुर्की के अंकारा पहुंचे, जहां वो तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान से मिले। पाकिस्तान के नेताओं ने अब हमास से जुड़े आतंकियों से मुलाकात भी शुरू कर दी। पाकिस्तान के राजनीतिक दल जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कतर में हमास चीफ इस्माइल हानिये से कतर में मुलाकात की। इस दौरान फजलुर रहमान कतर में हमास चीफ इस्माइल हानिये से मिले। पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उनके साथ आतंकवादियों की तरह बर्ताव किया गया। दरअसल फवाद को 2 दिन पहले उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जब वो कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए तो उनके चेहरे को काले रंग के कपड़े से ढका गया था। कनाडा में स्वास्तिक चिन्ह पर बैन लगाने के संकेत दिए गए। इस पर वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने हिंदुओं की आस्था के प्रतीक स्वास्तिक को नफरत बढ़ाने वाला प्रतीक बताया और लिखा कि वो इसे संसद में दिखाने की इजाजत नहीं दे सकते। वहीं सोशल मीडिया पर कई लोग जस्टिन ट्रूडो की आलोचना भी कर रहे हैं। चीन के पूर्वोत्तर के हिस्से में बर्फीला तूफान आया, जिससे वहां हेलोंगजियांग इलाके में कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। कहा जा रहा है कि करीब 50 उड़ानों पर असर पड़ा। इसके साथ ही जिन इलाकों में ज्यादा बर्फबारी हुई वहां स्कूल भी बंद करने पड़े। इतना ही नहीं, वहां आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की भी चेतावनी दी गई। टीम इंडिया पहुंच चुकी है बेंगलुरु। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर, जहां खेल जगत से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के अपने आखिरी लीग मैच के लिए बेंगलुरु पहुंच गई। यह मैच रविवार यानी दिवाली वाले दिन नीदरलैंड्स के साथ होगा। भारतीय टीम अब तक अपने सभी 8 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब अपने नाम कर लिया। उसने फाइनल में जापान को 4-0 से हराया। भारत ने दूसरी बार यह खिताब अपनी झोली में डाला। वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खराब प्रदर्शन के बाद वहां की सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उसने अपने क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया। साथ ही 7 सदस्यों की अंतरिम कमेटी बना दी। इस अंतरिम कमेटी के अध्यक्ष पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा होंगे। पंजाब की टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीत ली। उसने मोहाली में खेले गए फाइनल में बड़ौदा को 20 रनों से हराया। इस मैच में पंजाब के अनमोल प्रीत सिंह ने 58 गेंदों पर तूफानी शतक जड़ा। वो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के फाइनल में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने बुल्गारिया के प्रिगोर दिमित्रोव को मुकाबले में 6-4 और 6-3 से हरा दिया। ये उनका रिकॉर्ड 7वां ATP मास्टर्स 1000 खिताब है। अमेरिका के न्यू जर्सी में खास दिवाली मेले का आयोजन किया गया। इस दिवाली मेले में भारतीय खाने से लेकर कपड़ों के स्टॉल लगाए गए हैं। दूर दूर से भारतीय मूल के लोग न्यू जर्सी पहुंच रहे हैं।
चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें, आसमान में आतिशबाजी, दिवाली के रंग में रंगा अमेरिका। लाइव कॉन्सर्ट ने जमाया रंग। केवल देश में ही नहीं, 7 समंदर पार भी दिवाली के लिए उल्लास और जोश हाई है। अमेरिका के न्यू जर्सी में दिवाली मेला लगा है। यहाँ एडिसन शहर में दिवाली की रौनक देखने लायक है। दिवाली मेले का ग्राउंड लोगों से पटा हुआ। लोगों में दिवाली को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। Second time, yeah. So, how do you like your mayor? Yeah, he's amazing. He's organizing all these events. We are really happy with him. So, being away from India, how do you feel? We don't feel we're away from India. We are enjoying all cultures over here. Like we Diwali, Dussehra, everything. क्या बात है। तो अभी काफी बड़ा स्टेज है, यहाँ काफी सारी भीड़ है, आप देख सकते हैं। ये लेक पैपियानी का नजारा है। हजारों की तादाद में यहाँ लोग हैं जो कि इस समय फायरवर्क्स चल रहे हैं। यहाँ काफी लोग हैं जो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ फायरवर्क्स को देख रहे हैं। अमेरिका में दिवाली की ये भव्य आयोजन एडिसन के मेयर सैम जोशी ने कराया है। विदेशी धरती पर भारतीय मूल के लोगों के लिए दिवाली के क्या मायने हैं, सैम जोशी ये बखूबी जानते हैं। कपड़े हैं, they have food stalls, there's good music happening, there's a good fireworks show, so it's very well organized. जाहिर है एडिसन शहर में इस दिवाली समारोह ने भारतीयों को भारत से दूर होने का एहसास नहीं होने दिया। अमेरिका की न्यू जर्सी से ज्योत्सना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।